इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो हमने स्टडी किया था कल तक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे फाइंड किया था, म्यू नॉट आई बाई 2r। और उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, P इक्वल टू कितना निकाला था, म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। यदि इसमें x इक्वल टू 0 पुट कर देते तो ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर की आ जाएगी। मतलब एक्सिस जो x डिस्टेंस पे मैंने लिया था उसमें x इक्वल टू 0 रख दें तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन सर्कल के सेंटर पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने वो भी प्रूव करके दिखाया था कि ये कैसे होगा। कुल मिला के स्टोक्स थ्योरम के माध्यम बायोट सेवर्ट लॉ के माध्यम से हमने 3 एप्लीकेशन पढ़े हैं, जिनमें एक स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग कंडक्टर था जिसका मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था, याद है आपको, म्यू नॉट आई बाई 2πr। स्ट्रेट वायर का उसके नियर कहीं पे भी। ऐसे ही हमने निकाला था सर्कुलर वायर का जिसमें करंट फ्लो हो रही थी उसके सेंटर पे। और ऐसे ही हमने तीसरा निकाला था सर्कुलर वायर का ही लेकिन उसके एक्सिस पे। तो 3 एप्लीकेशन हमने किए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एम्पियर सर्किटल लॉ। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हेडिंग लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनको याद करना है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ सिमिलर टू गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। इट इज similar to Gauss theorem in electric field। ये गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रिक फील्ड के समान है। गॉस थ्योरम हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं और एम्पियर सर्किटल लॉ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। बस दोनों में बेसिक डिफरेंस है, वो सरफेस में अप्लाई होता है, ये लाइन में, क्योंकि करंट लाइन में फ्लो होगी, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का पहले स्टेटमेंट सीखेंगे। इनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत काम का है। एम्पियर सर्किटल लॉ का जो स्टेटमेंट है वो आगे आने वाले समय में मैक्सवेल द्वारा एडिट कर दिया जाएगा। मतलब इनके स्टेटमेंट में कुछ सुधार कर दिया जाएगा। इनका स्टेटमेंट सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो उन्होंने बताया है वो भी सही है, लेकिन कहाँ पे अप्लाई होगा और कहाँ नहीं होगा इसके बारे में स्टडी नहीं कर पाए। तो आगे मैक्सवेल जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन में कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर एम्पियर सर्किटल लॉ का नाम बदलकर एम्पियर सर्किटल मैक्सवेल इक्वेशन हो जाएगा। मैक्सवेल में अपना नाम जोड़ देंगे तो वो आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट और इनका स्टेटमेंट क्या है और इसे प्रूव करेंगे। तो आज हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करेंगे। तो पहले इनका स्टेटमेंट लिखते हैं। ये तो
गॉस थ्योरम के सिमिलर हो गया, ये अलग चीज है। स्टेटमेंट क्या है, तो आइए चलें स्टेटमेंट लिखें। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, according to Ampere circuital law, the line integral of the magnetic field in any closed circuit is equal to म्यू जीरो। म्यू जीरो क्या है, परमीबिलिटी। म्यू जीरो क्या है, परमीबिलिटी इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स टोटल करंट enclosed by that circuit। कुछ स्टेटमेंट जाना सा लगता है, मतलब गॉस थ्योरम से कुछ मिलता जुलता स्टेटमेंट है, इसीलिए ये सिमिलर टू गॉस थ्योरम है इलेक्ट्रिक फील्ड के। स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी क्लोज सर्किट, ये क्लोज सर्किट में लगेगा, ये किसमें लगेगा, क्लोज सर्किट में, वो इनक्लोज सरफेस में। वहां सरफेस रहता था तो सरफेस एरिया रहते थे, वहां सरफेस इंटीग्रल होता था, यहाँ लाइन इंटीग्रल है। स्टेटमेंट फार्मूला क्या बनेगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl, वहां E डॉट ds लिखते थे, B डॉट dl इक्वल टू वहां 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाय दैट सरफेस था, यहाँ म्यू नॉट टाइम्स है, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज, चार्ज की जगह करंट हो गया, म्यू नॉट टाइम्स आई। सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ है, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे तो क्लोज लाइन इंटीग्रल पढ़ेंगे इसको, dl लाइन इंटीग्रल है। गॉस थ्योरम में क्या था, याद है फार्मूला गॉस थ्योरम का, E डॉट ds वेक्टर इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। तो बिल्कुल उसी तरह है, ये सरफेस इंटीग्रल पढ़ते थे, यहाँ लाइन इंटीग्रल है। क्लोज सरफेस था, क्लोज लाइन है, मींस क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट मींस क्लोज लाइन है। यहाँ सरफेस था, यहाँ लाइन है, इतना ही डिफरेंस है। यहाँ पे परमीटिविटी थी मटेरियल की, यहाँ परमिबिलिटी है, यहाँ चार्ज है, यहाँ करंट है पूरा सिमिलर।
तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ देखिए क्या लिखा है, द लाइन इंटीग्रल, यहां से देखिए द लाइन इंटीग्रल ऑफ, ये क्या है बी, मैग्नेटिक फील्ड, क्या पढ़ेंगे, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू इन एनी क्लोज सर्किट मतलब ये लाइन इंटीग्रल क्लोज सर्किट को बताता है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, म्यू मींस परमीबिलिटी, म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट I, टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय दैट सर्किट। कोई लाइन है, कोई वायर है, ये मान लो एक ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, इसको हम जितनी बार इनक्लोज करेंगे, इसमें करंट फ्लो हो रही है, अब इसको हम एक बार म्यू नॉट आई, दो बार टू म्यू नॉट आई, तीन बार थ्री म्यू नॉट आई, यदि इसको n टाइम्स इनक्लोज करते हैं तो यहाँ म्यू नॉट n आई हो जाएगा। किसी कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स बढ़ जाता है, मैंने आपको बताया था। तो जितनी बार आप किसी सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को इनक्लोज करोगे उतने टाइम्स आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है। क्लियर, समझ में आ रहा है? जैसे वहां पे एक चार्ज को क्लोज करना जरूरी था, उसी तरह यहाँ पे एक सर्किट इनक्लोज होगी और उसमें फ्लो होने वाली करंट जितनी बार क्लोज होगी उतना यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि किसी सर्किट, मान लो ये कंडक्टर है, इसमें हम करंट फ्लो करते हैं और इसको 10 बार क्लोज करते हैं, तो यहाँ 10 टाइम्स ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एम्पियर साहब ये बोले कि यदि किसी वायर में, किसी कंडक्टर में, किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, एक सर्किट मतलब पूरा हो, पाथ पूरा हो, यदि उसमें करंट फ्लो हो रही है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके लाइन इंटीग्रल के बराबर होगी। समझ में आ रहा है? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब आगे जो समस्या आएगी वो जब यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे तब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की क्या होगी, ये मैक्सवेल ने सुधार किया है। अभी तो ये वायर जुड़ा हुआ है पूरा, लेकिन आगे समस्या जो होगी यहाँ, इनके हिसाब से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, एम्पियर साहब के हिसाब से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए, वायर नहीं है, टूट गया तो जीरो होना चाहिए। लेकिन मैक्सवेल बोलते हैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगी। जब जीरो नहीं होगी तो यहाँ कुछ ऐड करेंगे, वही मैक्सवेल इक्वेशन बन जाएगा। एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन इसमें ऐड करेंगे प्लस, और क्या ऐड करेंगे वो जब हम आपको डिस्कस करेंगे क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे उड़ेगी। मोबाइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आती है ना, कैसे आती है, इन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उस चैप्टर में। और वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिस्कस करेंगे, वो पैटर्न पढ़ेंगे और रेडिएशन पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, सब पढ़ लेंगे हम लोग, कुछ छूटेगा ही नहीं। तो ये समझ में आया स्टेटमेंट सभी को? स्टेटमेंट पूरा लिख लीजिए, अब इसको प्रूव करने जा रहे हैं। तो क्या स्टेटमेंट है, एक बात ध्यान से समझिए। According to Ampere circuit law, the line integral of magnetic field in any closed circuit is equal to mu naught times, mu naught क्या है, permeability। जिस तरह परमिटिविटी होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करता है कि जाओ, उस मटेरियल से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जा सकती है वो उस मटेरियल की परमिटिविटी होती है। उसी तरह से परमिटिविटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में परमिबिलिटी। इसको ब्रेक करें तो परमिबिलिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड को जो मटेरियल जितना ज्यादा एबल है, जितना ज्यादा अलाउ कर सकता है,
उसकी परमिबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो कितना अलाउ कर सकता है ये कहां से जानेंगे? म्यू नॉट से, परमिबिलिटी ये चीज। आगे बढ़े, प्रूव करें इसको। किसी कोई डाउट है यहाँ? इसमें आपको गॉस थ्योरम में याद होगा, जो क्लोज सरफेस है उसे क्या बोलते थे? गाउसियन सरफेस। क्लोज सरफेस को क्या बोलते थे? गाउसियन सरफेस। इसमें क्लोज लाइन है तो उसे क्या बोलेंगे? उसका भी कुछ नाम होगा। तो गाउसियन सरफेस गाउस के नाम से बना था, यहाँ एम्पियर है तो एम्पीरियन सरफेस बोलते हैं उसको। सरफेस नहीं होगा, एम्पीरियन पाथ होगा। पाथ मतलब लाइन, ठीक है ना? तो क्लोज यहाँ पे लिख सकते हैं, क्लोज पाथ इज कॉल्ड एम्पीरियन, PERIAN, एम्पीरियन पाथ। इस क्लोज पाथ को हम एम्पीरियन पाथ कहते हैं। एम्पीरियन पाथ या लूप बोलते हैं इसको। लूप मतलब क्लोज रहेगा तो लूप हो जाएगा। एम्पीरियन पाथ या एम्पीरियन लूप। वहां पे गाउसियन सरफेस, क्योंकि सरफेस होता था, यहाँ पे सर्किट है, क्लोज लूप है। यहाँ क्या है? लूप है। क्लोज लूप भी लिख सकते हैं इसको, तो एम्पीरियन लूप हो जाएगा। उस क्लोज पाथ को क्या बोलेंगे? एम्पीरियन पाथ या एम्पीरियन लूप बोल देंगे। याद रहेगा? मतलब यहाँ पे एम्पीरियन लूप नेसेसरी है। क्लियर है? अब आइए प्रूव करें। स्टेटमेंट सबको याद हो गया? 3 नंबर का ये लिखने के लिए हमेशा आता है और प्रूव करना है। एम्पियर सर्किटल लॉ इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ इन दिस चैप्टर। बायोट सेवंथ लॉ के बाद एम्पियर सर्किटल लॉ ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मीन्स ये इनके आने की संभावना 99% रहती है। इसलिए आप इसको याद रखेंगे कि ये आने आना है और बहुत इजी है। ठीक है? तो एम्पियर सर्किटल लॉ को हम याद रखेंगे तो सर्किट में अप्लाई होगा। और आइए प्रूव करते हैं। इनको प्रूव करने के लिए प्रूव क्या करना है मुझे? क्लोज लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट आई, ये मुझे प्रूव करना है। सबसे पहले इसमें हम कंसीडर करेंगे कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर carrying current. Consider an infinite long straight wire carrying current. और इसकी मैग्नेटिक फील्ड मुझे याद है, आप निकाल चुके हो। कितना निकाले हो? इसकी मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल चुके, मुझे याद है। स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट कितना निकाले हो? पहला एप्लीकेशन बायोट सेवंथ लॉ का। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सेवंथ लॉ, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट वायर निकाले हो ना? द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी of a long straight wire is given by B equal to mu 0 I by 2 pi r। शायद यही आपने फाइंड किया था, एक बार चेक कर सकते हैं आप। B equal to mu 0 I by 2 pi r। चेक कर लीजिए एक बार, यही निकाला था क्या? हाँ, पहला उसके सेंटर पे जब निकाला था आपने, केस लगा दिया था ना उसके सेंटर पे।
सेंटर पे जब हमने कहा था कि वायर के सेंटर पे निकालना है, तो उस समय ये आया था म्यू 0 I बाई 2 पाई आर। ठीक है ना, ये सेंटर ऑफ वायर है, एट द सेंटर ऑफ वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं एट द सेंटर ऑफ वायर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वायर। तो जब हमने केस लगाया था उसमें ∅1 = ∅2 = 90 डिग्री लिया था ना, और बोला था कि ये बड़े काम का फार्मूला है, बोला भी था, इसीलिए बोला था क्योंकि इसको आगे यूज करेंगे प्रूव करने में, तो जो काम का आगे रहेगा उसे हम बोल देंगे, आप समझ जाएंगे, आने वाले समय में उसको हम यूज करेंगे। एम्पियर सर्किट लॉ खुद बहुत काम का है, क्योंकि इसको भी आगे यूज करेंगे। कहाँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। आइए देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे। जिस तरह से गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपने पॉइंट चार्ज लिया था, याद है? गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपने पॉइंट चार्ज लिया था, शायद कुछ लोगों को भूल गया होगा, पर जिसको भूल गया उसे भूला नहीं कहते, क्योंकि ये बोलना नेचुरल है। तो सबसे पहले हमने पॉइंट चार्ज लिया था और फिर उसको क्या किया था? क्लोज किया था। बिना क्लोज किए गॉस थ्योरम नहीं लगा सकते, ये मैंने आपको बताया था। ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या ले लिया, देखो जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का हुआ करता है, याद कर लीजिए, वो काम मैग्नेटिक फील्ड में करंट का होगा। जो काम इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का होता था, क्योंकि चार्ज से क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही है? करंट से। और स्टैंड ने बताया है कि किसी वायर में करंट फ्लो होगी, उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब यहाँ पे पूरा फेनोमेना किस पर निर्भर करता है? करंट पर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पर निर्भर करता था। तो करंट यदि मुझे फ्लो करवाना हो तो मैं क्या करूंगा? कोई ना कोई वायर लूंगा, वायर चाहे लंबा हो चाहे सर्कुलर हो, लेकिन करंट तो हमें वायर में ही फ्लो करवाना है, या और कहीं करवाएंगे? करंट को वायर में फ्लो करवाएंगे। तो अभी हमने क्या यहाँ पे कंसीडर किया? इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? यहाँ प्रूव करने के लिए एक स्ट्रेट वायर बनाएंगे। ये स्ट्रेट वायर हमने बना दिया, दिख रहा है क्या? ये वही वाला वायर, जब इसको मैंने प्रूव किया था तो एक वायर ही बनाया था। अब इसमें क्या करेंगे? करंट I फ्लो कर देंगे। क्या कर देंगे? करंट I। ये वायर है, इसमें करंट I फ्लो कर दिया। अब आपको यदि एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है तो पहला काम क्या है? एम्पीरियन लूप बनाना है। क्या? एम्पीरियन लूप बनाना है। जिस तरह से गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए गॉसियन सरफेस बनाते थे, उसी तरह से एम्पियर सर्किट अप्लाई करने के लिए एम्पीरियन लूप बनाना है। मतलब इस स्ट्रेट वायर में फ्लो होने वाली करंट को इनक्लोज करना है। तो मैं इसको इनक्लोज कर दूं, कैसे इनक्लोज करूंगा? एक सर्कुलर वायर से, मतलब ऐसे इनक्लोज कर दूंगा। अब ये इनक्लोज हो गया। कुछ जगह इसको ऐसे काट के दिखाते हैं, मतलब यहाँ से गया बाहर निकल गया। एक्चुअल में ये सर्कुलर वायर ऐसे है, इस तरह से। तो ये सर्कुलर वायर को यहाँ पे शो करते हैं, इसे कट कर देते हैं। यदि हम इसको ऐसा दिखाते हैं,
और मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना, वायर से ऐसे जा रही है। अब कितनी बार इनक्लोज कर रहा है अभी? 1 टाइम्स। ये सर्कुलर वायर इसको एक बार इनक्लोज कर रहा है। यदि इसको हम कई बार घुमाते हैं तो फिर ये करंट उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अभी जो हमारा क्लोज लूप है यहाँ पे एक बार है, 1 टर्न्स, ठीक है, 2 टर्न्स, 3 टर्न्स, कितने भी कर सकते हैं पर अभी 1। यहाँ पे मैंने ले लिया करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे जो थीटा बनेगा वो 90 डिग्री रहेगा। थीटा कितना रहेगा? 90, ठीक है। ये करंट फ्लो हो रही है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे? इसमें हम लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू प्रूव करना है। तो अब लाइन इंटीग्रल इसमें लगा देंगे। ये करंट एलिमेंट ले लिया हमने, तो नाउ क्या होगा? लाइन इंटीग्रल वेक्टर B डॉट dl प्रूव करना है इक्वल टू लाइन इंटीग्रल B dl cos थीटा। क्या लिख सकते हैं? B डॉट dl इक्वल टू मुझे म्यू नॉट I प्रूव करना है। तो cos थ्योरम को जो हमने प्रूव किया था आपको याद होगा, तो हमने वहां पे लिया था वेक्टर E डॉट ds, फिर इसको ब्रेक किया था E डॉट ds cos थीटा, वहां थीटा 0 डिग्री था। कितना ब्रेक किया था? E ds cos थीटा, ठीक है ना, इसमें भी शायद 0 होगा, इसमें थीटा 0 डिग्री होगा, ठीक है ना, इसमें थीटा कितना है? 0 डिग्री। तो cos 0 कितना हो जाएगा? cos 0 कितना हो जाएगा? 1। मतलब जो लाइन है, एंगल किसके बीच? मैग्नेटिक फील्ड और लाइन। देखिए एक सर्कुलर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्या होगी? या तो अपवर्ड होगी, जैसे ये है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड या तो इधर होगी या तो इधर होगी। तो यदि हमने ऐसे कॉइल बनाया है, ठीक है, तो उसका लाइन भी उधर ही है और उसकी फील्ड भी उधर ही है। मैग्नेटिक फील्ड और dl दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया, ठीक है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये आपका इंटीग्रल B डॉट dl कितना आ जाएगा? बोलिए, यहां से इंटीग्रल B dl आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, कितना आ गया? B dl। B बाहर ले ले, तो B क्लोज लाइन इंटीग्रल dl। अब B क्या है? B है इस वायर में फ्लो होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, यहां पास में नियर, जैसे ये वायर लिया था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया वहीं से लूप बना दिया मैंने। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है वो हर जगह सेम है। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है कितनी है, ये समझ में आ रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? इधर लिख लिया क्या? ये ऊपर वाला लिखा है, बिल्कुल प्रूफ उसी तरह है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे? B डॉट dl वेक्टर इक्वल टू B बाहर ले लेंगे, अंदर बच गया dl। B की वैल्यू रख दो म्यू नॉट I बाई 2 पाई r इंटीग्रल dl। अब इंटीग्रल dl कितना होगा? dl कहां पे है? इस लूप पे, क्लोज लूप में इंटीग्रल है, मतलब इंटीग्रल ऑफ dl कितना हो जाएगा? उस क्लोज लूप का पूरा लेंथ। क्लोज लूप किस फॉर्म में है? सर्कल फॉर्म में है, तो पूरा सर्कुलर लेंथ, सर्कुलर लेंथ कितना? 2 पाई r, कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I बाई
2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, dl इक्वल टू 2 पाई आर। 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, कितना बचा, कितना बचा, म्यू नॉट आई। प्रूव हो गया। मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट आई। प्रूव हो गया। कितना सिंपल है ये, वेरी सिंपल। बस एक बार इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, अपने आप बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ प्रूव हो जाता है। आपको याद होगा कि जैसे गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए एक पॉइंट चार्ज लिया था, फिर उसको क्लोज किया था। इसी तरह से एम्पियर सर्किटल लॉ को प्रूव करने के लिए करंट कैरिंग कंडक्टर लेना है और उसको इनक्लोज कर देना है, और फिर उसमें इनक्लोज करके हम प्रूव कर लेंगे। ठीक है। जिस प्रकार से आपने गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसी तरह इनका जो बायोट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन आपने पढ़ा है, जहां जहां बायोट-सेवर्ट लॉ के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल सकते हो, इनके माध्यम से भी निकाल सकते हो। एम्पियर सर्किटल लॉ के माध्यम से भी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। समझ में आ गया? तो ये पूरा स्टेटमेंट याद रहेगा। सिंपल सा B डॉट dl को ओपन करेंगे और B डॉट dl B dl हो जाएगा। B को बाहर लेंगे। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। आपको याद होगा कि गॉस थ्योरम में E ds था, तो E था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हमने पॉइंट चार्ज की वैल्यू रख दिया था और ds 4 पाई आर स्क्वायर हो गया था सरफेस एरिया। उसी तरह से यहाँ पे B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। वहाँ पे पॉइंट चार्ज लिया था, यहाँ लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया है। क्यों लिया है, क्योंकि वायर में करंट फ्लो होगी, तो हमें वायर का मैग्नेटिक फील्ड लिखना पड़ेगा। तो उसके माध्यम से हमने यहाँ पे तुरंत प्रूव कर लिया। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया है। अब यदि आपसे पूछे किसका एप्लीकेशन, कोई एक आध एप्लीकेशन लगा देता हूं, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या एप्लीकेशन है, जैसे हमने निकाला था मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। बायोट-सेवर्ट लॉ के माध्यम से आपने इसकी मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। आज हम इसको एम्पियर सर्किटल लॉ के माध्यम से मैग्नेटिक फील्ड निकाल के आपको दिखाते हैं। ठीक है। बायोट-सेवर्ट लॉ से आपने निकाला है कि नहीं निकाला? आज एम्पियर सर्किटल लॉ से निकालते हैं। तो इनका एप्लीकेशन देखिए क्या होगा। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, यदि मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन पढ़ना है तो दो चीज जरूरी है। एक, कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट वायर में, और दूसरा उस वायर को इनक्लोज करना जरूरी है। जिस तरह से गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस बनाए बिना गॉस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी, वैसे ही एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने के लिए एम्पीरियन लूप बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर के लिए कंसीडर करेंगे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये हमने कंसीडर कर लिया। अब इसमें उसको मैंने XY लिया था। कंसीडर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर XY विच कैरीज द करंट I। वही सब कुछ है। ये क्या करंट कर रही है, कैरीज कर रही है करंट। ये तो वो वायर हो गया। अब मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है।
कहीं पे भी निकाल सकते हैं। तो पहला काम ये है कि अब आप इस वायर को इनक्लोज करो। यदि आपको एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है ना, तो क्या करना है, इनक्लोज करना, मतलब एम्पीरियन लूप बनाना है। तो एम्पीरियन लूप मैं यहां से बना देता हूं, इस पे मान लो, ठीक है। एम्पीरियन लूप बना दिया मैंने। किसी भी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये इसकी रेडियस है, यहाँ पे एक करंट एलिमेंट ले लेंगे डीएल। इसके हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो आ जाएगी। इसके द्वारा यहाँ पे प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पे सेम रहेगी। ये बना लिया मैंने। इसका नाम क्या है, इसको लिख सकता हूं एम्पीरियन लॉ। क्या लिखूंगा इसको, एम्पीरियन लॉ। अब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें, तो बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, हम किसका लॉ लगाएंगे यहाँ पे, एम्पियर सर्किटल। बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ, क्लोज लाइन इंटीग्रल P डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट I। मुझे इनका एप्लीकेशन लगाना है तो इक्वल टू म्यू नॉट I लिखना है। जैसे गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन जब लगाते थे तो याद है, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट पूरा लिखते थे जब भी लाइन चार्ज का निकाला और शीट का निकाला। उसी तरह इसमें भी इक्वल लिखना है आपको। अब यहाँ पे इसको डॉट खोल दीजिए, B dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट I। एंगल थीटा यहाँ पे वही है 0 डिग्री, cos 0 1। क्या मिल जाएगा आपको, B dl इक्वल टू म्यू नॉट I मिल गया। यहाँ पे B निकालना है, क्या करना है, B निकालना है। तो B को बाहर लिख दो, तो अंदर क्या बचेगा, dl इक्वल टू म्यू नॉट I। अब क्लोज लाइन इंटीग्रल क्या होगा, 2 पाई r। क्लोज लाइन इंटीग्रल क्या होगा, 2 पाई r। तो यहां हो जाएगा 2 पाई r इक्वल टू म्यू नॉट I, म्यू नॉट I। तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट I बाई 2 पाई r। इस तरह से विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ हम किसी स्ट्रेट वायर करंट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं उसकी रेडियस पर। यदि आपसे बोले 10 सेंटीमीटर दूर, तो इस लूप को 10 सेंटीमीटर दूर मान लीजिए। 20 सेंटीमीटर दूर निकालना है तो 20 सेंटीमीटर का लूप ले लेंगे। जितने सेंटीमीटर दूर निकालना है उतने सेंटीमीटर का क्लोज लूप बना लेंगे, बस फाइंड कर लेंगे। कितना सिंपल है। तो इस तरह से एप्लीकेशन तो हमेशा सिंपल ही होते हैं, अप्लाई कैसे करना है ये ध्यान रखना है आपको।